Okay, I think we can start now. Okay. Hare Krishna, Ram Ram, Adab, Sat Sri Akal, Jai Jinendra, Adab, Salam Alaikum, सबको यथोचित अभिवादन. And good evening to you all. Hope you can all hear me very well. Jai Hind. First of all, I would like to convey my sincere gratitude towards my school, our respected principal sir, our whole teaching staff who made us and who is still open the gate to serve us. So thank you everyone, and thanks to all students who are joining, who are showing their interest to develop their life, to make their future, to make the country. So thank you everyone. So आज का टॉपिक हम लेके आए हैं मेंटल हेल्थ. ये एक ऐसा टॉपिक है जो लेस डिस्कस्ड है, कम इस पे चर्चा होती है. समाज इसको अक्सर हाशिए पे रख देता है और हम अक्सर इसको इग्नोर करने लगते हैं, लाइक अ टैबू. एक ये उपेक्षित सा विषय हो जाता है, लोग कतराते हैं और बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कई सारे पूर्वाग्रह हैं इसको लेके कि ये तो हमारे लिए होता ही नहीं है, जबकि ये भी बराबर एग्जिस्ट करता है. हमारे नॉर्मल स्वास्थ्य की तरह मेंटल हेल्थ भी उतना ही इसेंशियल पार्ट है हमारे समाज का, हमारे जीवन का. और कई कारणों से ये होता है, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स होती हैं. इट मे बी योर एग्जाम प्रेशर, सोशल प्रेशर. सो हमें ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि इट इज एनी इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम. इट कैन बी कंट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ सोशल इश्यूज आल्सो, एंड लोकल लेवल पे भी कुछ इश्यूज होते हैं, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, बहुत सारे फैक्टर होते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा प्राइमरली हमारे मन को सफर करना होता है. हालांकि समाज भी सफर करता है, बट दैट इज द मेन थिंग कि इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा पे करना पड़ता है इसकी कीमत. तो हम लोग ये मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम होता है, ये कई कारणों से होता है. जैसे कि वी ऑल नो, लाइक वी ऑल आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस. एंड समटाइम्स क्या होता है कि एग्जाम में कुछ रिजल्ट कैसा हुआ, अभी रिसेंटली आई नो रिजल्ट आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, गौरव गौरवशाली रिजल्ट आए हैं, बट सबके लिए बराबर आशा के अनुरूप नहीं हो सकता है किसी के लिए कम भी आया हो. और नॉट ओनली रिजल्ट, बहुत सारी जीवन की अन्य परीक्षाएं भी होती हैं जिनमें थोड़ा ऊंच नीच होता है. सो वी शुड नो हाउ टू एक्सेप्ट द फेलियर्स आल्सो. वी शुड नो हाउ टू डेवलप अ डिफेंस मैकेनिज्म टू सर्वाइव, कि जब भी कैसे कुछ इस प्रकार के अपने मन का ना हो, तो कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि वो भगवान ने प्लान किया है तो वो कुछ और अच्छा ही प्लान किया होगा. समटाइम्स क्या होता है कि हम सोचते हैं कि कोई हमारा बिछड़ गया अपना स्वजन, तो लगता है कि मैंने पूर्ण अभाव विश्व का एक तुम्हें खोकर पाया है. एक बार एक कविता पढ़ी थी. तो ऐसा भी हमें देर तक नहीं सोचना है. इंसान है, थोड़ी देर के लिए भाव आया, ठीक है, लेकिन उससे ओवरकम हो जाइए. तो ऐसा नहीं है कि बस कंटिन्यूअस मैंने पूर्ण अभाव विश्व का एक तुम्हें खोकर पाया है. सो ऐसा ऑलवेज नहीं करना है. समटाइम्स हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि एक शेर है कि कितने लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा. तो कई बार इंसानी रिश्ते होते हैं, उनमें भी आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिलती, तो भी मन हताश हो जाता है. और ये समस्या सिर्फ आज की नहीं, आज थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गई है, लेकिन पहले भी पाई गई. लाइक इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ 5000 ईयर्स बैक, अर्जुन के साथ भी एक समस्या हो गई थी जब वो युद्ध में गए. तो भगवत गीता में चैप्टर 6:34 में अर्जुन कहते हैं, चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम. मतलब कि अर्जुन, देखिए अर्जुन एक जेन्युइन, एक सिंसियर पर्सन है. वो ये कह रहे हैं कि मन इतना चंचल है कि हम वायु को तो मैं कंट्रोल में कर सकता हूं, लेकिन मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता. और अगर वो कह रहे हैं कि मैं वायु को कंट्रोल में कर सकता हूं, देन रियली ही मीन इट. वो कोई जोक नहीं कर रहे हैं. ही इज अ सिंसियर पर्सन, ही इज अ जेन्युइन गाय.
तो वो कह रहे हैं चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो आप देख लीजिए, मन को बांधना, मन को समझना थोड़ा दुरूह कार्य है। तो अगर अर्जुन के साथ भी हो सकता है, तो हम सब लोगों के साथ भी हो सकता है कभी न कभी। तो इसमें बहुत बेचैन नहीं होना चाहिए, बहुत ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही बलि का बकरा कैसे बन गया, स्केपगोट। ये सामान्य चीज है, इंसानी फितरत है। इनफैक्ट रिसर्चर्स ने ये पाया है कि हमारे मन में मिलियंस ऑफ थॉट चलते हैं दिन भर में, और उसमें से करीब 50% थॉट निगेटिव होते हैं। तो हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि हम कैसे उसको मैनेज करें। और रिसर्चर्स ने ये भी पाया है कि बिटवीन 15 ईयर्स टू 35 ईयर के लोगों को ये ज्यादा चपेट में लेता है, मनोरोग। और देन 65 एंड एबव को भी ज्यादा चपेट में लेता है। तो बात यह है कि ये किसी को भी हो सकता है, पर प्रोमिनेंटली इस लेवल में ज्यादा होता है। और आज के मनुष्य का टेक्निकली ब्रेन तो बहुत डेवलप हो गया है, बट मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हम थोड़ा पहले से वीकर हो गए हैं। तो इसलिए हमें समझना होगा, इस मनोविज्ञान को समझना होगा। और आप सबके पास सूचनाओं का तो बहुत भंडार है, बट सिंस हम लोग आपके ही परिवार के, विद्यालय परिवार के सदस्य हैं, और हमने कुछ जीवन में अपना अनुभव संचित किया है, तो हमारे साथ साथी भी जुड़े हैं, भूपेन भाई। इनका भी मैं परिचय बताता हूँ, तो हम लोग इसको आगे ले चलेंगे। और इनका परिचय है भूपेन भाई का। ये हमारे ही सहपाठी हैं। मॉडल स्कूल में हम लोग साथ में एक ही बेंच में बैठते थे, पढ़ते थे। और ये बात और है कि हम लोगों ने रॉकेट बनाए क्लास में पेपर के, और इन्होंने तब से ही निश्चित कर लिया कि हमको एमबीबीएस का गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। तो भाई साहब का परिचय मैं क्विकली पढ़ देता हूँ। ये हमारे सहपाठी, ये डॉक्टर साहब हैं, भूपेन सिंह जी। देखिए, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं एमबीबीएस 2004 फ्रॉम रायपुर, एंड एमडी इन साइकियाट्री 2009 फ्रॉम केजीएमयू लखनऊ। अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2013, आदर्श चिकित्सा अवार्ड 2014, बेस्ट रिसर्चर अवार्ड 2022 by INSO, special interest in spirituality and associated with Brahma Kumaris from last 20 years. तो ये है हमारे भूपेन भाई का एक क्विक शॉर्ट में परिचय। और इनफैक्ट हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात की ये अंदर की बात है कि जब मेडिकल का पीजी का ये एग्जाम दिए, तो इन्होंने इंडिया में सेकंड रैंक स्कोर किया, और इनके पास सारे विकल्प मौजूद थे। ये आपके दिल को भी चीड़ फाड़ कर सकते थे, कोई भी विषय ले सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी चॉइस से ये चुना, क्योंकि इनका गोल पहले से ही तय था कि आज के दिन आपको मेंटल हेल्थ पे सेमिनार देना है। तो इस वजह से ये आपके लिए उसी दिन से तैयारी शुरू कर दिए थे। ओके। और एक प्रश्न मैं और आपसे पूछूंगा कि ये बताइए, अगर रोज बादाम खाया जाए तो उससे क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ यू ईट आलमंड एवरी डे? तो मैं आपके ओके। प्रश्न का जवाब दूं, सबसे पहले हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल श्री पंकज शर्मा जी को प्रणाम करता हूं। नमस्कार सर, लखनऊ से हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और हमें तो वो स्कूल के दिन याद आए जब हम गांव से शहर में पढ़ने गए, और हमें अपने दोस्तों कुछ शरारतें याद है। मैं थोड़ा भोला भाला था, मैं गांव से शहर में गया, और शहर के विद्यार्थी थोड़ा सा ज्यादा होशियार होते थे, ये मुझे पता नहीं था। तो जब मैं पहले दूसरे दिन क्लास में गया, तो हमारे एक साथी ने हमारी कुर्सी पीछे से खिसका दी और हम गिर गए। और अगले दिन जब मैं गया, वो 3 टांग वाली कुर्सी लगा दी, तो भी हम गिर गए। तो वो कुछ शुरुआती एक्सपीरियंसेस थे। और शायद संतोष को याद होगा, जब मैं पहली बार 9th क्लास में मॉडल स्कूल में पढ़ने गया था 1994 में, तो मैं थोड़ा हंसी की बात है, मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे उस समय नहीं पता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर एंड मैडम। तो जब मैं पहली बार क्लास में गया, तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई एंटर्ड इन मॉडल स्कूल, तो
वहाँ पर एक मैडम थी, वो हिंदी की टीचर थी, वो हम लोगों को हिंदी पढ़ा रही थी। तो जब मैं गया क्लास में तो हमने हमने इन जनरल ऐसे सुन रखा था कि कहीं भी जाओ तो मे आई कम इन सर बोलो। तो हम भी मे आई कम इन सर बोल के अंदर चले गए। मैडम बहुत दयालु थी, उन्होंने कहा सर नहीं मैडम, और कल फिर हम भूल गए मुझे मैडम बोलना है। तो तब Yes. से लेकर के तब से लेकर के बहुत समय तक ये काफी प्रचलन में रहा, और हमारे पुराने दोस्त जो हमको जानते हैं शुरू शुरू में, वो अभी भी हमको याद दिलाते हैं कि सर मैडम में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कुछ स्कूल के शुरू की बातें हैं। और जहाँ रही हमारे संतोष भाई की बात, रोज एक बादाम खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। जरूरत से कम, जरूरत से ज्यादा, वो हमेशा नुकसानदायक होता है। जी, अगर हम बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें जरूरत एक के चीज़ हिसाब से, जी, जी, डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा, गुस्ताखी माफ़ कई करें। एक इसमें ऑन द सीरियस नोट, रोज़ बादाम खाने से कुछ हो ना हो लेकिन बादाम ज़रूर खत्म हो जाता है। बहुत ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है almond बच्चों gets रे। finished. नो, नो, Yeah, yeah, जब yeah. खत्म Okay, होगा तो yeah, आप आगे continue. की तैयारी करेंगे, आप फिर Yeah. से नया उगाने का प्रयास करेंगे, Yes, yes. क्योंकि Jokes apart. ये Yeah, please continue. मा- Yeah, yeah, yeah. मानसिकता यही कहती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। Yes, जब कमी होगी तभी आप उसके ऊपर ध्यान देंगे, कमी नहीं होगी तो ध्यान नहीं देंगे। तो yes, हम yes. अपने सभी Please साथी continue. विद्यार्थियों का भी, अपने स्कूल के मित्रों का भी बहुत बहुत प्यार से नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और अपने स्कूल के दिनों को याद कर पा रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हम सभी फेस करते थे स्कूल टाइम में, और किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती थी। कभी कभी टीचर्स नहीं होते थे। हमें याद है कि हमारे एक फिजिक्स के टीचर थे, वो कुछ कारणों से बीमार हो गए थे। हम लोग को फिजिक्स भी पढ़ाया करते थे, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया करते थे। तो कुछ कारणों से वो बीमार हो गए, तो हम लोगों को बहुत समय तक मैथ का टीचर नहीं मिला, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे कि अब मैथ का काम कैसे होगा, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। पर वो स्कूल इतनी अच्छी थी, मॉडल स्कूल की, वहाँ पर सेल्फ स्टडी को बहुत प्रमोट किया जाता था। तो हमने देखा कि हमारे अंदर वो चेंजेस थोड़ा थोड़ा सा आए। तो वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, मन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम आप सभी के साथ एक छोटी सी स्टोरी साझा करना चाहेंगे, और वो स्टोरी कोई नई नहीं है, और आप सभी बचपन से लेकर के अभी तक उस स्टोरी को पढ़ रहे होंगे। और वो स्टोरी है टॉर्टॉइज और रैबिट की। अगर हम संतोष भाई से परमिशन मांगे तो अपनी स्लाइड शेयर कर सकते हैं। तो वो स्टोरी है कछुए और खरगोश की, और आप सभी ने उसके एक ही पहलू को शायद अभी तक सुना होगा कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो वो तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जीवन की असली कहानी शुरू होती है उसके बाद। अब आप थोड़ी देर सोचिए, खरगोश जो चलने में बहुत तेज हो, बहुत होशियार हो, और वो खरगोश हार जाए, कछुए, वो भी कछुए के साथ जो बहुत स्लो चलता हो। तब आप सोच के देखिए उस समय खरगोश के मन में क्या बीत रही होगी। अगर वो उससे रेस हार जाता है, जिसको चलना भी ठीक से नहीं आता, जिसको ठीक से दौड़ना भी नहीं आता, और उससे रेस हार जाता है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि खरगोश रेस क्यों हार जाता है? संतोष भाई, खरगोश रेस क्यों हार जाता है? I think overconfidence, ओवर laziness, कॉन्फिडेंस, और and और आलस्य, आलस्यं हि और मनुष्याणां महारिपुः। और और क्योंकि वो सो रहा है। ओके। Yeah. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि खरगोश के हार जाने का कारण होता है कि वो बहुत कैजुअल हो जाता है। ही इज नॉट वेरी सिंसियर अबाउट दैट। ठीक है, कछुआ ही तो है, उसे जीत ही जाएंगे, क्या करना है। तो फर्स्ट टाइम जब खरगोश हार जाता है कछुए से, तो कछुए से ज्यादा टैलेंट होते हुए भी, कछुए से ज्यादा
सामर्थ्य होते हुए भी, पावर होते हुए भी अगर वो रेस हार जाए तो खरगोश क्या सोचेगा? तो वहीं से शुरू होता है, सबसे पहले शुरू होता है प्रॉब्लम, मन में हलचल पैदा होने की। और अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो स्कूल में मुझे याद है जब मैं पहली पहली बार 9th क्लास में गया था तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स दूर दूर के गांव से पढ़ने के लिए, सभी अच्छे विद्यार्थी थे। अब वो कहते थे कि यार गांव में बहुत अच्छा था, वहां तो पहली दूसरी पोजीशन आती थी, अब यहाँ इस स्कूल में आ गए तो कोई नंबर ही नहीं है। अब देखो, अब वहां पर, अब यहाँ पर बच्चों को इस वजह से स्ट्रेस होने लगा कि गांव में पढ़ते थे तो उनकी फर्स्ट पोजीशन आती थी, और मॉडल स्कूल में आ गए, बहुत अच्छे स्कूल में आ गए तो वहां लगता है पीछे से नंबर आ रहा है, पीछे से दूसरा, पीछे से तीसरा। तो तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक स्ट्रेस भरा कारण हो सकता है जब हम कहाँ अपने स्कूल में फर्स्ट आ रहे हैं और कहाँ हम एक ऐसी स्कूल में आ गए जो बहुत अच्छी है और वहाँ पर सब अच्छे अच्छे विद्यार्थी आए हैं, तो वहाँ पर एक स्ट्रेस का एक कारण ये भी हो सकता है। और अगर हम अपने एमबीबीएस की बात करें तो जब जब बच्चों का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाता है ना, सोचते हैं कि अब बस मैं तो बन ही गया डॉक्टर ना, दे बिकम वेरी कैजुअल कि ठीक है अब पढ़ ही लेंगे, हो ही जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में वो पढ़ाई उनकी काफी कमजोर हो जाती है और फिर परफॉर्मेंस उनके डाउन होने लगते हैं, जो एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है, शायद हम शुरू में नहीं समझ पाते हैं। तो जब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एक बार हम कहीं ना कहीं अनसक्सेस हो गए तो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और अगली बार अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। तो तो खरगोश क्या करता है? नेक्स्ट टाइम खरगोश ये करता है कि अपनी गलती को सुधार लेता है। वो गलती कहाँ किया था? वो आलस कर गया था, वो भूल गया था कि मुझे जो है, ठीक है मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो गलती उसके लिए भारी पड़ जाती है और समस्या पैदा कर देती है। तो खरगोश क्या करता है, अगली बार अपने आप को सुधार लेता है। उसको विवेकानंद का कोटेशन याद आ जाता है कि उठो जागो, हम्म, जब तक, तब तक चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो बस खरगोश एक लक्ष्य बना लेता है और जब अगली बार रेस होती है मित्रों, तो इस बार खरगोश जीत जाता है। अब आप सभी विद्यार्थी हो, अब थोड़ी देर इस बात को सोचो कि पहली बार आपने जीत हासिल की थी किसकी गलती से? दूसरे अपोजिशन की गलती से। और इस बार आप हार गए, अपोजिशन अच्छा हो गया। अब आप थोड़ी देर सोचो, अब कछुए के मन में क्या बीत रही होगी कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि क्या पिछली बार ऐसे ही जीत गया था क्या? क्या उसके पास सामर्थ्य नहीं थी क्या? अब टेंशन किसको हो गई संतोष भाई? अब इस बार कछुए को हो गई टेंशन। कछुए को टेंशन हो गई। अब कछुआ सोच रहा है कि यार अब जो है मुझे खरगोश को हराना है, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में मुझे खरगोश को हराना है। अब कछुए को रात भर नींद नहीं आ रही है, सारा दिन यही सोच रहा है, कछुए को, खरगोश को कैसे हराना है, कैसे हराना है, कैसे हराना है, कैसे हराना है। अब वो दिन आ जाता है जब फिर से उसके मन में एक क्रिएटिव आइडिया आता है, क्रिएटिव चीज आती है कि कुछ हम करके खरगोश को हरा सकते हैं। अब देखिए, पहली रेस में दोनों मित्र थे, दोनों में हंसी मजाक में रेस शुरू हुई, ठीक है चलो देखते हैं कौन जीतता है। अब उसमें से जिसको जीतना चाहिए था वो हार गया, तो दूसरी रेस दूसरे प्रकार के रेस में कन्वर्ट हो गई। और तीसरी रेस कैसी हो गई? अब उसमें जेलिसी, उसमें हेट्रेट, उसमें हराने का भाव, कुछ भी करके मुझे हराना है, ये फीलिंग्स कॉन्शियसनेस के अंदर, मन के अंदर, खरगोश के अंदर डेवलप हो जाती हैं। अब उसका सारा ध्यान हराने में होता है। अब वो क्या करता है, अब एक नया प्लान बनाता है, खरगोश के पास जाता है, बोलता है खरगोश चल एक बार फिर से हम लोग रेस कर लेते हैं, हर बार थोड़ी हार जाएंगे हम। अब खरगोश को लगता है यार ठीक है, अब एक बार गलती कर दी, दोबारा थोड़ी गलती कर देंगे हम। तो बिना सोचे समझे खरगोश क्या करता है, फिर से एक बार
कछुए के साथ चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। लेकिन इस बार रूट कौन सा होता है संतोष भाई? इस बार रूट होता है पानी का। अब अच्छा। खरगोश को शायद तैरना नहीं आता होगा। अब खरगोश ने इस बात की तैयारी नहीं की होगी कि रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी तो आ सकते हैं। ओह यस। हाँ हाँ जी। भाई, चलो एक बार तो हम गलती कर दी, सो गए। अब दोबारा चलो हमारी गलती नहीं भी होगी तो कुछ बाधाएं भी आ सकते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं, कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, कुछ और सर्कमस्टेंसेस भी आ सकते हैं शायद, जिसकी हमने पहले से तैयारी नहीं की है। या हमने रेस को, चैलेंज को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन हमने सोचा नहीं कि खरगोश अगर कछुआ फिर से चैलेंज करने आया है तो साधारण तो नहीं होगा, वैसे ही रेस तो नहीं होगी, कुछ तो उसमें टेढ़ापन होगा। लेकिन हमने बिना सोचे समझे फिर से हमने रेस को, चैलेंज को स्वीकार कर लिया। अब इस बार कौन जीत जाएगा भाई साहब? ऑब्वियसली इस बार फिर से कछुआ जीत जाएगा। फिर से कछुआ जीत जाएगा। अब आप यस। सोचो, अब खरगोश क्या सोचेगा? अब अगेन उसको मेंटल स्ट्रेस होगा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एवरीथिंग। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, परेशान हो जाएगा यार कि अब क्या किया जाए, अब कछुए को कैसे हराया जाए। तो कछुए ने सोचा, खरगोश ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। क्या सारा जिंदगी यही चलता रहेगा क्या? हार जाए तो भी रात को नींद नहीं, जीत जाए तो फिर से अगली बार कंपटीशन की चिंता, अगली बार क्या होगा, जीतेंगे कि हारेंगे। तो ना हार में आराम है ना जीत में आराम है, तो मुझे आराम कब मिलेगा? कब तक हम सारा जीवन यही करते रहेंगे, हार जीत का खेल करते रहेंगे, हराते रहेंगे जीतते रहेंगे, हराते रहेंगे जीतते रहेंगे। तो इस बार खरगोश के मन में एक नई चाल आती है कि ऐसा कुछ नए तरीके का रेस करते हैं। तो खरगोश प्लान करता है, कछुए को बुलाता है, देखो इस बार हम नए तरीके से रेस प्लान करते हैं। तो कछुआ कहता है ठीक है, हम तैयार हैं। तो खरगोश क्या करता है, कछुए को कहता है देखो इस बार हम रूट नहीं बदलेंगे, किसी भी हालत में इस बार हम रूट नहीं बदलेंगे, लेकिन रेस का तरीका हम बदल देंगे। तो रेस का तरीका हमें बदलना है, रूट नहीं बदलना है, रास्ता नहीं बदलना है, पर हमें जिंदगी में रेस का तरीका बदलना है। तो कछुआ बोलता है ऐसा कौन सा तरीका तुम्हारे पास है जो तुम सोच रहे हो कि भाई कि हम रास्ता नहीं बदलेंगे, तरीका बदलेंगे। तो खरगोश कहता है देखो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है और हमारे पास भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो खरगोश कहता है कि अच्छा, तुम्हारे पास जो शक्ति है वो है कि तुम नदी में तैर सकते हो, तुम नदी में चल सकते हो। तो कछुआ पूछा अच्छा तुम्हारे पास कौन सा है? बोला मैं जमीन में बहुत तेजी से दौड़ सकता हूँ। तो बोला फिर रेस कैसी होगी? तो खरगोश कहता है देखो जब तक हम जमीन में चलेंगे तुम मेरे पीठ पर बैठ जाना, तो मैं तेजी से नदी तक पहुंच जाऊंगा, और जब नदी क्रॉस करना होगा तो तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लेना, और हम दोनों नदी को क्रॉस कर जाएंगे। और फिर इस बार कौन रेस हारता है बताइए? कोई नहीं, आई थिंक। कोई नहीं, सब जीत जाते हैं। जी। तो अगर मैं अपने विद्यार्थियों से पूछना चाहूँ, आपसे इसे पूछना चाहूँ, तो इन चारों में से कौन सी रेस आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? जिसमें दोनों जन साथ में थे। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अब देखो आपको ये समझ अभी आ गई स्कूल टाइम में, पर ये खरगोश को समझ आई थी 60 साल में, जब वो अपना सारी जिंदगी रेस में, झगड़े में, कंपटीशन में, ईर्ष्या में, द्वेष में जब सब खो चुका, तब उसके समझ में आया यार कि शायद जिंदगी के लिए बेहतर रेस कुछ और हो सकती थी। हम तो कंपटीशन में सारी जिंदगी बिता दिए। और साथ साथ इतना ही नहीं, अब इस रेस के कारण उसको ब्लड प्रेशर भी हो गया, उसको डायबिटीज भी हो गया ना, उसको साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स भी हो गई, उसको स्ट्रेस भी रहने लगा,
उसको नींद की समस्या हो गई, उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम्स हो गई, उसने संबंध अपने दोस्तों के साथ खराब कर लिए, उसने रिलेशंस खराब कर लिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी हुई। और ये सब करते भी 60 साल उसने बहुत कष्ट में बिताए। जब उसके समझ में आया कि मुझे तो हराने के लिए नहीं, बस साथ साथ चलना चाहिए था। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस रेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो कमोबेश कहीं ना कहीं हम भी अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में आने वाले समय में इसी किसी न किसी प्रकार की चैलेंज को फेस जरूर करेंगे। और हम उसमें क्या करते हैं, हमें भूल जाते हैं कि मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हमें स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज द गोल ऑफ स्टडी एंड व्हाट इज द गोल ऑफ सो मच रीडिंग एंड कंपटीशन, टू मेक द लाइफ हैप्पी एंड पीसफुल। तो अगर ये सब करने के बावजूद भी अल्टीमेटली अगर अपने लाइफ को हम खुशहाल और पीसफुल नहीं बना पाते हैं, तो जो हमारी ये रेस है उसका फिर एंड पॉइंट क्या रहा। अगर हम पहली बात को ध्यान रखें, पहले रेस को सामने ले आए, जब खरगोश से ये त्रुटि हो गई कि उसने लेजीनेस के कारण, कैजुअल अप्रोच के कारण शायद वो उस रेस को जीत नहीं पाया, तो उसी समय खरगोश ने अच्छा काम किया, उसने उस कमी को दूर कर लिया। कमी को दूर करके उसने पुनः अपने आप को ठीक कर लिया। लेकिन खरगोश ने क्या गलती, वो कछुए ने क्या गलती कर दी? कछुए ने क्या गलती कर दी? कछुए ने ये गलती कर दी कि उसके पास उस प्रकार का सामर्थ्य ना होते हुए भी उसने सारा संकल्प खरगोश को हराने में लगाया। उसका यस, सारा मकसद यही रहा कि मुझे खरगोश को हराना है। एक कहते हैं ना, एन केन प्रकार नाम साम दंड दे, कुछ भी करके मुझे क्या करना है, खरगोश को हराना है। अब उस चक्कर में कछुआ क्या करता है, बहुत सारे तरीके अपनाता है, अपने आप को कुछ और तरीके की तरफ ले जाता है जो शायद टेक्निकली सही नहीं है, लॉजिकली सही नहीं है। और उसमें फिर अपने आप को क्या करता है, उलझाता चला जाता है, उलझाता चला जाता है, उलझाता चला जाता है। और उलझाते उलझाते फिर उन समस्याओं में क्या हो जाता है, वो उलझ जाता है, ट्रैप हो जाता है। अच्छा देखो, हम इसलिए इस स्टोरी के ऊपर बात करना चाहते हैं, जो इस स्टोरी का सेकेंड स्टेप है कि जब खरगोश जीत जाता है, कछुआ हार जाता है, तो वहीं से हमारे जीवन में स्ट्रेस, चैलेंजेस शुरू होते हैं। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? अब उसके लिए एक एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे, हमारे ये 5 फिंगर्स आप सभी को दिखाई पड़ रही होंगी, 5 फिंगर्स। अब संतोष भाई को हम कहते हैं कि ये पांचों फिंगर्स को बिना झुकाए हुए बराबर करके दिखा दें, तो हम मान जाएंगे कि ये अमेरिका वाले हैं, भारत वाले नहीं। अमेरिका वाले कुछ तो अच्छा करते होंगे ना? हाँ, पर हम दरअसल हम पूरी तरह से भारत के ही हैं। भले अच्छा। स्थान बदला हो, तो इस अच्छा। वजह से टेक्निकली हम अमेरिका के तो नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा कर नहीं अच्छा, सकते। बट चलिए कोई बात नहीं, आप भारतवासी ही सही। तो चलिए भारतवासी ही सही, तो अपने पांचों उंगलियों को बिना मोड़े हुए एक बराबर करके दिखा दीजिए। शायद मुश्किल है एक बराबर करना। अच्छा, अच्छा बिना मोड़े हुए मुट्ठी बांध के दिखा दीजिए। अच्छा, दूसरे हाथ से। हाँ बिना मोड़े हुए मुट्ठी बांध के दिखाइए किसी भी हाथ से। हाँ, नहीं तो एक हाथ खुला है और दूसरा में मुट्ठी बंद है, तो दोनों हाँ। बातें एक साथ हो गई। अच्छा अच्छा, ओके। तो मुट्ठी बांधने के लिए भी हमें तो झुकना पड़ता है ना यस, हाँ जी। भाई। अगर हमने अपने अपने हाथों को फैला लिया, ऐसे हमने उंगलियों को फैला लिया, ठीक है, चलो हमने फैला लिया। अब फैला हुआ है तो ये किस काम में, सिर्फ चाटा मारने के काम में आएगा। यस, लेकिन अगर आप इसे संगठन बनाना चाहते हैं,
मजबूती बनाना चाहते हैं, एक पावर जनरेट करना चाहते हैं, तो इन पांचों अंगुलियों को फ्लेक्सिबल होना, एक साथ आना बहुत जरूरी है। हाँ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब कछुआ कहाँ पे त्रुटि कर रहा था? कछुआ क्या सोच रहा था कि बिना अपनी सामर्थ्य को बढ़ाए, बिना अपनी शक्ति को बढ़ाए मुझे खरगोश को हराना है। अब उसके लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके ढूंढ रहा था, चाहे वो चीटिंग करने वाला हो, चाहे वो ऐसा तरीका हो जिससे वो खरगोश हार जाए, मैं जीत जाऊं। तो कछुए को अगर वहां पर एक तरीका ऐसे अपनाता कि जिससे खरगोश के साथ मित्रता भी बनी रहती और एक दूसरे के साथ मिल चल के हम लोग काम भी कर सकते थे, जो खरगोश ने लास्ट में किया वो शायद कछुए को बहुत समय पहले कर लेना चाहिए था, ताकि लाइफ में वो फेस ना आता जो उनको फेस करना पड़ा लंबे समय तक। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम उसके अगले स्टेप पर चलें, जब खरगोश फिर से हार जाता है तो खरगोश बुद्धिमानी का काम करता है, क्योंकि मुझे किसी को हराना नहीं है, मुझे तो बस रेस को जीतना है। तो दोस्तों, स्कूल के समय में, कॉलेज के समय में अपना मेंटल हेल्थ तभी अच्छा रह सकता है जब हम किसी को हराने के लिए नहीं, किसी के साथ चलकर उस अपने मंजिल तक पहुंचने का हम पुरुषार्थ करते हैं। और उसके लिए सबसे जरूरी एक एटीट्यूड होता है हमारे जीवन का, जिसको हम सिंप्लिसिटी कहते हैं। अब हम सिंप्लिसिटी से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने आपको ये हाथ का उदाहरण दिया ना, फिंगर्स का उदाहरण दिया। अब फिंगर्स में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो ये एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर ये टाइट होंगे, हार्ड होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी जो हमारी कॉन्शियसनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है, वो ये होता है कि जैसे वाटर सरल होता है, वाटर, आप वाटर को कभी आपने संघर्ष करते हुए ऐसे नहीं देखा होगा। जहां से उसको जगह मिलती है, जहां से उसको प्लेस मिलता है, वहां से आगे जाकर के अपना रास्ता बना लेता है। तो सिंप्लिसिटी हमारे व्यवहार में एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक ऐसा संस्कार होता है ह्यूमन बीइंग के सोल का, जो कहीं भी किसी के साथ सरलता से उस चैलेंज को स्वीकार करने में हमको मदद करता है, हमको हेल्प करता है। जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति को आसानी से स्वीकार करना, अर्थात टेक इट इजी। कहीं भी आप देखो, कहीं भी सर जानते होंगे जब रिजल्ट आता है तो कई बार कुछ विद्यार्थी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो भी रिजल्ट आ जाते हैं जो बहुत एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आ जाते हैं, इसके लिए हम तैयार नहीं होते। और जब हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो क्या होता है, वो हमें परेशानियां क्रिएट करता है और फिर हम कुछ गलत, बहुत बड़ा कदम भी अपने लाइफ को लेके उठा लेते हैं कभी कभार। तो किसी भी चैलेंज को, किसी भी परिस्थिति का जो परिणाम है, उसको स्वीकार करने के लिए हमें सरलता का गुण बहुत जरूरी है, जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं टेक इट इजी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे ठीक कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये सिंप्लिसिटी जो हमारे एटीट्यूड में होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें हमारे कार्य क्षेत्र पर हमको मदद करती है। आपने देखा होगा रेस के आखिरी दौर में जब कछुआ और खरगोश एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, और हमने देखा है आज, हमारे समय में थोड़ा थोड़ा था कि हमने कुछ पढ़ लिया, अपने साथी को नहीं बताया, वो भी ना जान जाए, और उसको बता देंगे तो उसको पता लग जाएगा मैं ये जानता हूँ, या मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं वो पढ़ रहा हूँ। हम भी ऐसे कुछ कुछ सोच स्कूल टाइम में रखते थे, कुछ न कुछ भावनाएं ऐसी रहती थी। तो अब हमें ऐसा लगता है कि अगर वो सोच उस समय जो हम रखते थे शायद हमारे लिए बहुत सकारात्मक नहीं थी, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये समझा, जैसे हमारे टीचर भी हमको सिखाते थे, हम स्कूल में पढ़ते वक्त टीचर सिखाते थे भाई अगर तुम किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो दूसरों को खूब पढ़ाया करो, और जब दूसरों को पढ़ाओगे तो वो सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते तुम्हारा पक्का हो जाएगा।
तो ये एक सीखने का तरीका हमारे टीचर स्कूल टाइम में हम लोगों को सिखाते थे, और हम बहुत लकी हैं कि हमारे मॉडल स्कूल में पढ़ाई की यही परंपरा रही है। हम जब गांव से शहर में पढ़ने गए पहली पहली बार, तो हमने अब कुछ बातें शेयर की। तो गांव में क्या होता था, मास्टर आते थे, वो कुंजी लेके आते थे, डिटेक्ट कर दिया, हमने लिख लिया, रट लिया, होशियार हो गए, वाह बहुत आता है बहुत आता है। और जब हम मॉडल स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पढ़ाई का बिल्कुल तरीका ही अलग। अब वो टीचर आए, अच्छा कहे खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, अच्छा किताब पढ़ो, चैप्टर पढ़ो, पढ़ना शुरू कर दिया। अब चैप्टर पूरा हो गया तो मास्टर कहे अच्छा इसके क्वेश्चन के आंसर लिख के आना, लो भैया। अब हम सोचते थे कौन से स्कूल में आ गए। टीचर को क्वेश्चन आंसर बताना चाहिए, या तो टीचर खुद कहता है जाओ आंसर लिख के आना। तो शुरू शुरू में लगता था यार कौन से स्कूल में आ गए, किस तरह से टीचर क्या ऐसे ही पढ़ाते। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि शायद ये हमारे टीचर का अप्रोच हमारे भलाई के लिए अच्छा था। तो वो आगे चल के हमारे समझ में आता है कि हम कैसे अपने से मेहनत करना, कैसे अपने से अपने पैर पर खड़ा होना, कैसे इफर्ट करना, कैसे क्रिएटिव होना, कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करना। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, संतोष भाई का तो मैथमेटिक्स ग्रुप था, हमारा जो है बायोलॉजी का ग्रुप था, तो हम लोग अलग अलग सेक्शन में बैठते थे। तो हमारे कुछ दोस्त हैं, जब हम शुरू शुरू पढ़ने गए तो जब वो टीचर आंसर लिखने के लिए कहे तो हम लिख के ना आ पाए। अब कुछ दोस्त बड़ा सुंदर लिख के आए, सोचे भगवान ये इतना अच्छा कैसे लिख के ला लेते हैं, कैसे होशियार होते हैं शहर के लोग। तो हम भी उनकी कॉपी ले जाते थे, हम भी लिख लेते थे, हम भी होशियार हो गए धीरे धीरे। और हमारे मित्र इतने अच्छे, वो दे भी देते थे, लो भैया तुम भी लिख लो। तो वो उस समय का उनका कोऑपरेशन, जब हम पहली पहली बार से स्कूल में पढ़ने गए, सब अलग अलग क्षेत्र से आए। हाँ, रीवा एक बहुत बड़ा जिला है जहाँ से अलग अलग जगह से बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए पहुँचते हैं मॉडल स्कूल में। और हमने बहुत अच्छा कोऑपरेशन अपने फ्रेंड्स के बीच में देखा। तो जब हम गांव से शहर में गए तो हमारे दोस्तों का कोऑपरेशन ही हमारे मनोबल को बढ़ाने में हमको बहुत मदद करता था। हम लोग फुटबॉल खेलते, शायद संतोष को याद होगा। हाँ जी, हम लोग हाँ। फुटबॉल हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, और कभी कभार तो बारिश में पढ़ने के लिए फुटबॉल खेलने जाया करते थे। और और थोड़ा हम हाइट में छोटे थे तो हमें बहुत प्यार से हमारे साथी बोलते तुम गोलकीपर का काम करो। और अगर एक भी हम गेंद को पकड़ लेते थे, कितनी तारीफ कितनी तारीफ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमको लगता था जैसा हमने बहुत बड़ा काम कर लिया हो। तो ये एटीट्यूड, ये कोऑपरेशन का एटीट्यूड हमें विद्यार्थी जीवन में हमें बहुत हल्का रखता है, हमें मन को शांत रखने में बहुत मदद करता है, हमारे बीच में एक मित्रवत संबंध को मजबूत करने में बहुत हेल्प करता है। सर भी सुन रहे हैं, आजकल थोड़ा सा ये अप्रोच कम हो गया है, चाहे वो आउटडोर गेम्स हो, चाहे इस तरह से मिलना जुलना हो। आजकल तो बच्चे ट्यूशन में बिजी रहते हैं, स्कूल से गए, ट्यूशन किया, फिर ये किया, फिर ये किया, खेलने का फुर्सत ही किसी के पास नहीं है शायद, मिलने जुलने का शायद किसी के पास फुर्सत नहीं है, शायद टाइम नहीं है, समय बदल गया है। लेकिन हमारा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मिस होती जा रही है, कहीं ना कहीं गैप होती जा रही है। खेल में हम कोऑपरेट कैसे करना है, मिल के कैसे खेलना है, फ्रेंडशिप कैसे निभानी है, कैसे एक दूसरे को सहयोग देना है, ये सब बातें भी हम उस समय सीखते हैं जिस समय हमारे जीवन में हमको बहुत आवश्यक होती हैं, जो कछुआ और खरगोश के आखिरी वाले रेस में हमने देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें आगे बढ़ने के लिए अच्छे से। तो कोऑपरेशन हमारे उसमें होना चाहिए, और टीम वर्क होना चाहिए। अब टीम वर्क कैसे होगा हमारे तनाव को कम करने के लिए? आजकल सर ना एक एक बहुत बच्चों में एक बहुत ये चला है, एकला चलो रे, हाँ मैं अकेले ही कर लूंगा, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, मैं कर लूंगा, मैं तुमको दिखा दूंगा, देख लूंगा, मैं सब कर लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, हमें कभी ना कभी सहयोग की जरूरत पड़ती है। अब जैसे हमारे संतोष भाई अमेरिका में बैठे हैं, हम लखनऊ में बैठे हैं, और आप सब विद्यार्थी रीवा में बैठे होंगे, अपने अपने घर में बैठे होंगे। हम एक दूसरे से कैसे जुड़ पा रहे हैं? ना इस टेक्नोलॉजी का सहयोग लेकर, कोऑपरेशन के माध्यम से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं।
तो दिस इज द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेशन। तो अगर टीम वर्क की बात करें अगर हम, तो हम एक बार फिर से एक एक्सरसाइज आप लोगों को कराते हैं ना। संतोष भाई हमारे सामने हैं। संतोष भाई फिर से एक्सरसाइज आप कर लो। एक हाथ का ग्रिप बनाओ, ऐसे ऐसे ओके। ऐसे। हाँ जी। हाँ, अब आप खूब मजबूती से इसको करो, पकड़ो, हाँ खूब ओके। मजबूती से। हाँ जी। अब आप ट्राई करो कि छूटना नहीं चाहिए, खींचो और छूटना नहीं चाहिए, ऐसे बिल्कुल, हाँ खींचो खींचो। हाँ, यस। है ना। हाँ। अब आप दूसरा ग्रिप बनाओ, ऐसे ऐसे, साइड बाय साइड हाथ रखो। हाँ। अब खींचो इसको, अब खींचो इसको। हाँ। यस। कौन छूट कौन सी जाता है। ग्रिप, कौन सी ग्रिप मजबूत है, कौन सी ग्रिप पहले मजबूत। वाली, जब दोनों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा। तो वो कैसे हो पाया, हाउ इट वाज पॉसिबल। दोनों के कॉपरेशन से, कैसे कोऑपरेशन हुआ। एक दूसरे के साथ जब जुड़ गए दोनों, कैसे जुड़े। या उंगलियों के बीच में उंगलियां लगा के और ऐसे ग्रिप यस, बना। अब समझना यहाँ पे ये है हम सभी यस। को यस। कि देखो हमारे दो फिंगर के बीच में ये गैप है ना, दिस इज द गैप बिटवीन टू फिंगर्स, राइट। हाँ इसी जी। प्रकार दूसरे हाथ में भी दो फिंगर्स के बीच में गैप है, राइट। हम्म। अब पहले हाथ के फिंगर्स ने क्या किया, जो दूसरे हाथ के फिंगर्स में गैप है उसको फिल कर दिया। दूसरे जी हाथ हाँ। के फिंगर्स ने क्या किया, जो पहले हाथ के फिंगर्स में गैप है उसको फिल कर दिया। दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के गैप को क्या किया, फिल कर दिया। वो ग्रिप ये। क्या हो गई, मजबूत हो गई। यस। हाँ जी। हाँ। तो इस एटीट्यूड को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हमें उनसे सहयोग लेना पड़ता है। उसी प्रकार जो टीम वर्क होता है, टीम वर्क जो होता है उसमें हम एक दूसरे की विशेषताओं को देखकर एक विशेष दूसरे की विशेषताओं के साथ जुड़ते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम साइकियाट्रिस्ट हैं, हमारा एक दोस्त है वो सर्जन है, एक दूसरा दोस्त है वो फिजिशियन है, और हमारे संतोष भाई है इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी कहें इंजीनियर हैं। जी। अब सॉफ्टवेयर। हम, जी। अब इन सब का सहयोग अगर होगा, अब हम क्या करें, आपस में एक दूसरे की निंदा करें, तुमको तो साइकियाट्री नहीं आती, वो कहे तुमको तो सर्जरी नहीं आती, तुमको तो फिजिशियन बनना नहीं आता है। सच बात है, नहीं आता है, क्योंकि हम साइकियाट्रिस्ट है, वो सर्जन है, आप फिजिशियन है, आप इंजीनियर है, सच बात है, हम अलग अलग है। इसमें फाइट करने से हम अच्छे थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कोऑपरेट करें, ठीक है भाई तुमको सर्जरी या तुम सर्जरी कर लेना, तुमको मेडिसिन आती तुम मेडिसिन कर लेना, मुझको मन की बीमारी ठीक करना आता है, मैं मन की बीमारी ठीक कर लूंगा, और इन सभी को जोड़ने का काम इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन का काम है, संतोष भाई कर लेंगे। हो गया काम, टीम वर्क। और ये जो हम सभी आपके साथ बातचीत कर रहे हैं वो टीम वर्क का ही तो परिणाम है। हाँ जी। तो एटीट्यूड ऑफ सीकिंग कोऑपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क। और ये हमारे तनाव को, स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर देता है। और आज कहाँ कमी हम देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है तो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, शायद किसी को बताते नहीं है, या सोचते हैं कि किसको बताएं, कोई हमारी सुनता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी मन की स्थिति समय टाइम बाय टाइम खराब होती जाती है। और ऐसे समय हम उस समय प्रोन होते हैं किसी ना किसी प्रकार की मानसिक परेशानी के शिकार होने के, जैसे नींद ना आना, उलझन, घबराहट, बेचैनी, अकेलापन, दम घुटने जैसी समस्या, कभी कभी पैनिक अटैक्स भी हो जाते हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, कहीं भी अगर ऐसा हो तो किसी अपने मित्र का, किसी अपने दोस्त का सहयोग लेना कभी ना भूलें, चाहे वो जैसा भी क्यों ना हो। अब कुछ हम आपको टिप्स देते हैं, कुछ बातें हम आपके साथ साझा करेंगे कि एक बहुत बड़ा, क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस इमोशन है, वो है स्माइल। तो कुछ नहीं तो आप कम से कम दिन में ऐसे ही 4-5 बार, जैसे आईने के सामने जाते हैं तो मुस्कुराते हैं ना, जैसे हम मुस्कुरा रहे हैं आपको देख करके,
ये संतोष भाई मुस्कुरा रहे हैं हमें देख करके, है ना? तो हम एक दूसरे को देख करके एक स्माइल, एक हेल्दी स्माइल, एक इस तरह से हम सभी आदत डालें। आजकल तो स्माइल करें तो पूछते हैं क्या बात है संतोष भाई, बहुत मुस्कुरा रहे हो ना? ऐसे आजकल तो आदत पड़ गई है ना। माना स्माइल भी करो तो भी लोगों को डाउट होने लगता है, क्या बात है भाई बहुत मुस्कुरा रहे, तो लोगों ने मुस्कुराना ही बंद कर दिया है सोचकर पूछेगा ना। तो आप जरूर मुस्कुराएं। और स्माइल एक बहुत अच्छा इमोशन है, आप रिसर्च में देखेंगे वन ऑफ द पावरफुल इमोशन स्माइल। तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी चैलेंज हो, आप अपने चेहरे की मुस्कुराहट जरूर बना के रखें। ये काफी हद तक हमें मदद करती है हमारी परिस्थितियों को, चैलेंजेस को फेस करने में। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट विषय ये है कि जब हम परेशान होते हैं, जब हम कहीं पर सक्सेस नहीं होते या कहीं पर कोई चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, तो हमारा माइंड डिवाइड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ये समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो ऐसी परिस्थिति में अपने सीनियर का, अपने टीचर का, अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुजन का जरूर हेल्प लेना चाहिए। क्योंकि सबसे अच्छे टीचर अगर नहीं समझ में आता हमें, तो अपने पेरेंट्स की राय लेनी चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं। भले चलो उनको अंग्रेजी नहीं आती होगी, बहुत आप जैसे बहुत होशियार नहीं होंगे पढ़ाई लिखाई में हमारे पेरेंट्स, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो दे कैन गाइड यू विथ देयर एक्सपीरियंसेस। अपने स्कूल के टीचर के पास आप जा सकते हैं, जो आप क्लास टीचर हो या जिसको आप पसंद करते हो, कोई भी टीचर जिसको आप लाइक करते हो, नहीं भाई हमारी बात सुनेगा, तो उस टीचर के पास आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाएं, उनके सामने अपनी बात रखें, वो आपको गाइड करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप किसी एक अच्छे मित्र के पास जाएं, आपका सीनियर भी हो सकता है, आपका क्लासमेट भी हो सकता है, उसके साथ अपनी बात को साझा करके उसका समाधान जरूर ढूंढें। क्योंकि जितना समय तक वो आपके माइंड में रहेगी बात, उतना आपको परेशान करती रहेगी, आपकी मेंटल एनर्जी को खत्म करती रहेगी, खराब करती रहेगी। ये स्लाइड हम इसलिए आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं क्योंकि चैलेंजेस में ही हमारे कैरेक्टर का इम्तिहान होता है। जैसे आप लोगों को मैं एक हंसी की बात सुनाता हूँ। आप लोग विद्यार्थी, और विद्यार्थी जीवन में ही आजकल नशे की लतें बहुत बढ़ रही हैं संतोष भाई। स्मोकिंग है ना, वीडियो गेम्स हैं, है ना, मोबाइल का एडिक्शन है। आजकल ये बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं विद्यार्थियों में भी, यंग जनरेशन में भी। और कहीं ना कहीं जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। तो परिस्थिति चाहे जो भी हो, सरकमस्टेंसेस चाहे जो भी हो, हमें जो भी हमारे वैल्यू सिस्टम है, जो भी हमें परिवार ने हमको सिखाए हैं, वो प्रयास करना चाहिए कि उसको हम डिरेल नहीं करें। क्योंकि जब उस सिस्टम से हम अलग जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने को हम अकेला पाते हैं। और जब अकेला पाते हैं तो हम नशे की तरफ, एडिक्शन की तरफ, अल्कोहल की तरफ, स्मोकिंग की तरफ, वीडियो गेम की तरफ, उस तरफ हम डेविएट हो जाते हैं। और फिर उसको अपना साथी बना लेते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे करियर में, हमारे पढ़ाई में हमको बहुत बाधा बन के आता है, चैलेंज बन के आता है। तो ध्यान रखें, जहां कहीं भी आपको लगे नहीं मैं कहीं डेविएट हो रहा हूं, तो मैं बहुत ज्यादा डेविएट ना हो जाऊं, उसके पहले ही अपने आप को ठीक कर लें, अपने आप को राइट ट्रैक में लाने। क्योंकि अगर हम बहुत आगे निकल जाएंगे तो फिर वापस आना, लौट के आना शायद हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अपने पढ़ाई को एक क्या कहें उसको, एक आनंद की तरह आप पढ़ें, उसमें एक क्रिएटिविटी पैदा करें, उसमें एक उसको एक जैसे हम खेल को खेलते हैं तो खिलाड़ी 8 घंटा भी खेलता है, 10 घंटे भी खेलता है, तब भी वो खुश रहता है, अगले दिन फिर से उसी ताकत के साथ खेलता है। तो अपनी पढ़ाई को भी हम एक खेल की तरह, एक आनंद की तरह, एक एंटरटेनमेंट की तरह हम उसको लें और उसको खुशी खुशी पढ़ें, उसको अच्छे अच्छे से पढ़ें।
दोस्तों के साथ मिल के पढ़ें, नाच गा के पढ़ें, खेल कूद के करें, कुछ भी करें, पर अपनी पढ़ाई को हम एक एक आनंद की तरह उसको करें, उसको बोझ की तरह नहीं करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको पढ़ना ही तो है। और अगर उसको हम बोझ की तरह पढ़ेंगे तो हमको याद नहीं होगा, हमको मेमोरी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, फिर हम स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, फिर हम परेशान होंगे, फिर हम कुछ और तरीके अपनाएंगे। तो अपने कार्य को, अपने पढ़ाई को एक आनंद की तरह, उत्सव की तरह ले, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों आप सभी के साथ हम साझा करना चाहते हो, ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमेशा हम धन्यवाद देने की कला सीखें। वो हमारे मन को बहुत सुख प्रदान करती है, बहुत खुशी प्रदान करती हैं, बहुत आनंद प्रदान करती हैं। तो थैंक यू का भाव हमारे मन को संतुष्टता प्रदान करता है। वैसे आजकल दो शब्द बहुत कॉमन है, वो कौन से हैं संतोष भाई? हाय बाय और वो भी है बहुत, हाय हाँ बाय कॉमन है ना? हाँ, और थैंक यू सॉरी भी तो बहुत कॉमन थैंक यू एंड है सॉरी, ना? यस। हाँ। हाँ जी। तो 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 उस थैंक्स को जो हम कहते हैं, उसको हम हर चीज में रियलाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको थैंक्स तो देते हैं पर खुद को थैंक्स नहीं देते हैं। हाँ जी। हम सोचते हैं कि दूसरा हमको थैंक्स दे तो हाँ हमने अच्छा किया ना। तो कुछ हम सभी विद्यार्थियों को एक्सरसाइज सिखाते हैं थोड़ी देर, 1-2 मिनट में, जो वो कर सकते हैं, जो उनको एक इंटरनल एनर्जी प्रदान करेगा उनको पढ़ाई लिखाई में। तो पहला एक्सरसाइज आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठें, सुबह उठते साथ ही दोनों हाथों से अपनी पीठ थपथपाया करें। चलो अभी हमारे साथ कर लो, है ना? जब सुबह उठें, संतोष भाई को तो सुबह हो ही गया होगा ना? जी, हमारे यहाँ अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। 8:30 बज रहे हैं। तो हम आपके जब यहाँ सुबह 6 उठे, बज गए। हाँ जी। जब हम सुबह उठे तो हम अपनी पीठ थपथपाएं, अपने आप को एनर्जी से फुल करें, अपने मन को हम चैतन्य करें, अपने आप को हम, मन को हम खुश रखें उस समय। क्योंकि सुबह सुबह उठते ही जैसा हमारी मनोस्थिति होती है, हमारा दिन भर उसी प्रकार से बीतता है। तो विद्यार्थियों, छात्रों, सुबह उठते ही सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि हम अपने मन को खूब खुशियों से भरें, खूब अच्छी अच्छी बातें, अच्छे गीत भी सुन सकते हैं आप, डांस भी कर सकते हैं आप अपनी पीठ भी थपथपा सकते हैं। जितना अच्छी से अच्छी बातें मॉर्निंग में आप अपने मन में डालेंगे, उसका प्रभाव दिन भर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था संतोष भाई? आज हमारा देखा, किसका देखा? बेशक आपका ही देगा। तो जब सुबह सुबह हम ये प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने मन को बेहतर बनाने के लिए, तो डेफिनेटली हमारा सारा दिन अच्छा जाता है। कुछ बातें हम और आपसे साझा करेंगे, हमारे पास कुछ मिनट समय है। हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जिस कॉम्प्लेक्स में हम रहते हैं वहाँ भी पेरेंट्स होते हैं, दिन भर पढ़ाई पढ़ाई, दिन भर पढ़ाई जरूरी है, पर हमें साथ में कुछ खेल भी खेलने हैं, साथ में कुछ योगा मेडिटेशन भी करना है, और साथ में कुछ थोड़ा बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना भी है ना। ये हमारे 4 पिलर्स हैं हमारे लाइफ के, इसको हम मेंटल एंड स्पिरिचुअल पिलर्स कहते हैं, सोशल हेल्थ कहते हैं, फिजिकल हेल्थ कहते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ कहते हैं। हमें बैलेंस बना के चलना है। पढ़ाई लिखाई भी करनी है तो कुछ एक्सरसाइज भी करनी है, कुछ मन को ठीक रखने के लिए भी करना है, और धन कमाने के लिए भी हमें मेहनत करनी है। तो बैलेंस्ड हम रखेंगे तो हमारे फाउंडेशन मजबूत होंगे, और फाउंडेशन मजबूत होंगे तो उसके ऊपर बहुत ऊंची इमारत हम बना सकते हैं। तो कुछ टिप्स हम आपको देते हैं, आप सभी कर भी रहे होंगे, लेकिन जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतना स्वस्थ रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो लंबे समय तक अपने पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। फिट रहेंगे तो हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। अच्छी कंपनी हमें चाहिए ना, अच्छे दोस्तों का साथ रखें, अच्छे मित्रों का साथ रखें,
और भगवान पर पूरा विश्वास रखें, भगवान पर पूरा फेथ रखें। कहीं ना कहीं मुसीबत में, चैलेंजेस में ईश्वर के ऊपर आपकी आस्था आपको शक्तिशाली बनाती है, आपको पावरफुल बनाती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, भगवान पर विश्वास रखें और अपना प्रयास जारी रखें। और थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि जैसे हम बीच बीच में चाय पीते हैं ना, थोड़ी देर, चलो थोड़ा चाय पी लेते हैं, चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, बीच बीच में 2 से 3 मिनट, 5 मिनट वो पॉजिटिव अफर्मेशन, वो पॉजिटिव बातें अपने आप को सिखाते रहें, मेडिटेट करते रहें, ताकि आपका मन शांत रहे और आप अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सकें, एकाग्र हो सकें। फिर ये मन, बुद्धि, संस्कार है। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों में हमें संतुलन बना करके चलना है। और जितना संतुलित हम चलते हैं उतना हम लंबे समय तक अपने लक्ष्य को एकाग्र कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। सार में हम यही कहेंगे कि स्वस्थ रहना, खुश रहना हमारे हाथ में है। हम बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं, पढ़ाई करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और सोशल कॉन्टेक्ट्स भी, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, पेरेंट्स के साथ मिलना जुलना, बात करना हम जारी रखें, उनके साथ जरूर शेयर करें। जब से सोशल मीडिया आ गया है, हम सोशल मीडिया में बात तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल कांटेक्ट हमारा शायद कम हो गया है, तो उस पर भी हमको ध्यान देना है। तो हम आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं संतोष भाई को, अपने प्रिंसिपल सर को, पंकज शर्मा सर को, कि जो आज हमें अपने कॉलेज के उन विद्यार्थियों के साथ मिलने का मौका दिया। और वो स्कूल की पुरानी यादें मुझे याद आ गई। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच भूपेन भाई। कुछ चंद और मिनट हम लेंगे और उसके जरूर। बाद हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे। और इन द मीन वाइल जो हमारे अटेंडीज हैं, स्टूडेंट लोग, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और या कि आप चैट भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है मन को लेके, मन की स्थितियां, मनोविज्ञान को लेके, या किसी प्रकार के दबाव, मानसिक परेशानियां, इस प्रकार की अगर कुछ समस्याएं आप फेस कर रहे हैं, या कि आप सिर्फ जानना चाहते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो आप बेशक आप पूछ सकते हैं। सर, जी जैसे हर जगह कंपटीशन हो रहा है, तो अभी जैसे भूपेंद्र सर ने हम लोग को बताया कि कंपटीशन करना उतना जरूरी नहीं है, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। पर हर जगह कंपटीशन होता है, तो उसके चलते हम लोग के ऊपर भी पेरेंट्स दबाव बनाते कि नहीं तुमको करना है, तुमको करना है। तो हम लोग इससे कैसे क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा आपका। देखो, हर पेरेंट्स अपने बच्चों से बेस्ट की उम्मीद तो करता है ना, और ये चाहता है कि हमारे बच्चे बेस्ट करें। तो हमने आपके साथ जो सेशन में बातचीत की, तो हमें बेस्ट करना है, लेकिन हमें बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना है ना। हमें पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, हमें अपने मन को ठीक रखने के लिए भी काम करना है, फिजिकली भी स्वस्थ रहना है, अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। क्योंकि जब इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तभी हम बेस्ट कर सकते हैं। तो पढ़ाई तो जरूरी है ही, पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन उसी में मुझे कुछ ना कुछ अपने उस एक्टिविटीज के लिए भी टाइम निकालना है जो हमको हेल्दी और फिट बना के रखे, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे ना। तो मुझे हराने के लिए नहीं बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ने के लिए बढ़ना, अपने आप को ठीक करने के लिए करना है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार मुझे पूरा मेहनत करना है। ठीक है। वेरी वेरी गुड पॉइंट। एक चीज और मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि ये जो मेंटल हेल्थ का मामला है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल मसला नहीं है, ये हमारे समाज, लोकेलिटी का भी है। हमारे पेरेंट्स को भी
अवेयर होना पड़ेगा कि अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रेशर या अपने सपनों को एक लिमिट तक देखना, बच्चों की नजर से देखना जायज है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे जाना या उनको किसी चीज के लिए उनकी क्षमता के अगेंस्ट प्रेशराइज करना, ये अपने आप आग में झोंकने जैसा है। मतलब ऐसा करके आप, जरूरी नहीं कि आप अपने बच्चे या बच्ची से डिजायर्ड आउटपुट पा ही लेंगे। इनफैक्ट आप उसका भी, बच्चे का भी नुकसान कर रहे हैं और बाकी लोगों का। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में सपोज 60 स्टूडेंट हैं, 60। अब आपकी जिद है कि पहला स्थान ही लाना है, तो पहला स्थान कोई कितना भी प्रयास कर ले, आएगा सिर्फ एक का ही, भले 99 सबका आ जाए, किसी का तो कुछ कम आएगा। तो एट द सेम टाइम मतलब आप 1 जीतेगा और बाकी रिमेनिंग 59 विल गेट डिप्रेशन, वो दबाव में आ जाएंगे। तो ऐसा करके आप पूरे समाज का भी अहित कर रहे हैं। तो पहली बात ये सीखनी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, कि किसी को हराना नहीं है, क्योंकि हराने में कोई हार जाता है, जबरदस्ती जीतना नहीं है। आप बिना किसी को हराए भी जीत सकते हैं। ये थोड़ा सा फिलोसफिकल टर्म है, मतलब आपको अपना डिजायर्ड गोल मिल सकता है, उसमें किसी को टंगड़ी मारने की जरूरत नहीं पड़ती आदमी को। तो इसके लिए आप लोग अपने घर में भी चर्चा करें। ये सिर्फ सेमिनार आप लोगों के लिए नहीं है, ये अपने घर में आप अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियंस के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने कजिन्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने अन्य मित्रों के साथ जो कि आज क्लास इसको अटेंड नहीं कर पाए हैं, उनके साथ भी आप साझा करें अपने अनुभव, और एक अवेयरनेस फैलाएं कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसको दबाव में, अननेसेसरी दबाव में नहीं आना चाहिए। और जैसे कंपटीशन है, तो जैसा कि डॉक्टर साहब भूपेंद्र भाई ने कहा कि आप बताइए, कई बार एक भ्रांति होती है मन में कि हम बता देंगे तो वो जगह पा जाएगा और हम मिस कर जाएंगे। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि होल वर्ल्ड इज अ बिग प्लेस, यहाँ पे अपार अपॉर्चुनिटीज हैं, इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कोई फॉर्चून की दुकान है, किराने की दुकान है, अगर एक है तो लाखों करोड़ों दुकानें हैं, एक सिर्फ एक के लिए ही ग्राहक नहीं है, और ना तो एक दुकान इनफ है सप्लाई करने के लिए। अगर आपको एक ऑफिसर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप अकेले इनफ नहीं है, पूरा वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो सबके लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज है, मिल जाती हैं। यस, एनी मोर क्वेश्चन? ओके, इन द मीनवाइल हम लोग देख सकते हैं व्हाट आर द टेक अवेज। सो हमने देख लिया, आप लोग सेमिनार में देख लिए, हु आर योर सीनियर्स। सो सीनियर, नॉट ओनली V2, आप अपने सीनियर से कनेक्ट बना के रखिए। नेटवर्किंग मतलब फ्रेंड्स, मैं खुद मानता हूं कि फ्रेंड्स आर माय एसेट, मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरे दोस्त हैं। तो आप अपनी नेटवर्किंग बनाइए, उससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। वो सिर्फ क्लासमेट ही नहीं हो सकते, आपके कजिन भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा में भी कोई हो सकते हैं जो आपसे बहुत मित्रवत हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके इमोशन को साझा करने में बहुत मददगार होंगे। इट कैन हैपन टू योर अदर काउंटर पार्ट ऑल्सो। आपके मित्रों के साथ कोई इशू है तो आप उनको सुनिए, इवन दो इफ यू कैन नॉट प्रोवाइड देम एनी सोल्यूशन, स्टिल लिसन देम, क्योंकि सुनने मात्र से भी बहुत मन का बोझ हल्का हो जाता है। तो मेंटल इश्यूज हैं क्या, सब डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज, फॉर एग्जांपल, कभी कभी क्या होता है, हम सब स्वस्थ लोगों को भी कभी कभी एक मन में उदासी अवसाद हो जाती है, तो वो नॉर्मल है, उसमें मत सोचिए कि आप बीमार हो चुके हैं। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंटली एग्जिस्ट करता है, सपोज मोर देन 2 वीक्स 3 वीक्स, राइट भूपेन भाई, तब हाँ हमें उस जी। पर गौर करने की जरूरत है। या हाउ टू प्रिवेंट एंड क्योर, तो आपने देख लिया डॉक्टर साहब ने क्या बताया, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, मुस्कुराएं, उस पर कोई पैसा नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता, और चेहरे की इतनी मांसपेशियों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। और हाउ टू हैंडल एग्जाम रिजल्ट कंपटीशन प्रेशर, अभी रिजल्ट आ रहे हैं और अभी सीरीज है, पूरी जिंदगी में रिजल्ट आते रहेंगे, एग्जाम होते रहेंगे, तो उसके साथ एक बैलेंस सामने स्थापित करें। फिर मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मेडिटेशन आप करें। मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आई थिंक सूचनाओं का बड़ा भंडार है आजकल आपके हाथ में, जो एक पावरफुल डिवाइस है, मोबाइल में आप सर्च कर सकते हैं। सो कुछ बड़ी अच्छी टेक्निक्स हैं, जैसे मंत्रा मेडिटेशन मैं खुद ट्राई करता हूँ। थॉट ऑब्जर्वेशन, ये बुद्धा टेक्नोलॉजी, बुद्ध वाली फिलॉसफी में ये फॉलो होता है। जैसे रोड में कार जा रही है, उसको
एक कैमरा अगर देखता है तो उसको कोई विचार नहीं आता, लेकिन अगर कोई इंसान देखता है तो उसके मन में कार के बाद फर्दर थॉट्स डेवलप होने लगते हैं, काश मेरे पास भी एक कार हो या इससे भी बड़ी कार हो। फिर क्या होता है, आदमी उस दौड़ में लग जाता है, फिर बहुत मेहनत करने लगता है, जरूरत से ज्यादा मेहनत करने लग जाता है, और एक दिन उसे पा भी लेता है। लेकिन नहीं, तब तक में उसके मन को आदत हो जाती है उस पीड़ा कष्ट को उस जीने की, उस तकलीफ में जीने की, और फिर वो तुरंत इसीलिए एक नया गोल डिसाइड कर लेता है कि नहीं, अब तो मुझे एक अपना चॉपर, एक हेलीकॉप्टर भी चाहिए, या हमें एक बंगला भी चाहिए। कुछ नए नए मतलब गोल निरंतर हमारे मन में बनते रहते हैं, और हम पूरी लाइफ इसी में लगे रहते हैं। और तेरा तुझको अर्पण की भावना के तहत लास्ट में हम कुछ बुक्स भी बांटेंगे, और लास्ट टाइम भी हमने किया था। आई होप जिन लोगों ने भेजा था उनमें से जो प्रॉमिसिंग रीजन थे उन लोगों को मिल गए हैं। क्वेश्चन आंसर आपको अगर कोई प्रश्न हो तो अभी प्लीज बताइए। और कुछ फॉर द कुछ नेक्स्ट, चैट में कुछ जी चैट में हाँ जी, आए हैं संतोष भाई, हम कुछ बच्चों के कंसर्न है कि सर देयर इज ऑलवेज विन विन अप्रोच इज नॉट गुड। आई थिंक कभी कभी हार में ही जीत होती है बच्चों, है ना। किसी को जबरदस्ती या किसी को कष्ट दे करके, अपने को कष्ट दे करके, अपने को तकलीफ दे करके अगर हम जीत भी गए, दूसरों को कष्ट दे करके अगर हम जीत भी गए, तो वो जीत हमारी जीत नहीं है, वो हार की श्रेणी में आ जाती है। तो इसलिए कभी कभी हार में भी हमारी जीत होती है। इसलिए हमेशा आप ऐसे नहीं सोचो कि अगर हम, कोई हमारा फ्रेंड है अगर वो आगे हो गया तो हम हार गए, ऐसा नहीं है। वो अपना ही तो है जो आगे हुआ है। थोड़ा सा हम और मेहनत करेंगे तो हम भी आगे पहुंच जाएंगे। तो हमें हार जीत की फीलिंग तब आती है जब हम किसी को हराने के लिए, जीतने के लिए करते हैं। आप अपना मेहनत करें, कोई अगर किसी का नंबर आपके आगे भी आ गया, कोई आगे पहुंच भी गया, तो हमें आप में से कोई अपना है, उससे सीखें, उसने क्या इफर्ट किया, उसने क्या तरीके अपनाए, तो आप उन तरीकों को अपना करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, कभी कभी हार में भी जीत होती है। इसलिए बिन बिन अप्रोच तो हमें रखना ही है, लेकिन कभी कभी हार भी हमारी जीत होती है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और फिर किसी ने पूछा है कि आईआईटी के लिए हम क्या तैयारी करें। हाँ बस जो आप मेहनत कर रहे हैं आप मेहनत करते रहें, टीचर के गाइडेंस में रहें, फोकस्ड रहें, अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मन का ध्यान रखें, और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। कोई इसमें थोड़ी अलग से करना है आपको। हाँ जी। इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये अनुष्का दीक्षित जी का प्रश्न है कि आईआईटी के लिए कुछ टिप्स। तो सबसे पहली बात तो आई बिलीव यू आर इन ऑलरेडी इन क्लास 10th, तो आई थिंक आपकी 10th का रिजल्ट आ गया होगा या कि आप इंटर किए होंगे। सो ट्राई करिए कि अपना सिलेबस जल्दी खत्म कर लें, अपना जो रेगुलर अपना पाठ्यक्रम है बोर्ड का उसको जल्दी खत्म कर लें, रिवाइज कर लें, और उसके बाद कुछ एडिशनल बुक्स ले लें। आप अपने सीनियर से 11th-12th के स्टूडेंट से बात कर लीजिए, और उनसे आप डिस्कस कर लीजिए कि आपको आईआईटी के लिए कौन कौन सी बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्या क्या लेनी पड़ेंगी, और उनको एडवांस में, वेल इन एडवांस आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब डोंट वेट कि आप फिर जब 12वीं में जाएंगे या फाइनल एग्जाम का टाइम आएगा तभी आप उसको शुरू करेंगे। ट्राई करिए कि अर्ली तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई बार लोगों को ड्रॉप वगैरह लेना पड़ता है, तो वो समय भी आपका बच जाएगा और पहले से आप उसके लिए तैयार भी हो जाएंगे। और मन मतलब अपना जो इंटेलिजेंस है उसको, आईक्यू लेवल वो भी शार्प बनाए रखना है। तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी बुक है शकुंतला देवी की, पजल्स टू पजल यू। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की नहीं है, इसको मैं लिख देता हूं, पजल्स टू पजल यू। ये शकुंतला देवी की बड़ी अच्छी बुक है, मैंने खुद भी लगाया था। तो इसमें क्या है कि कुछ पहेलियों की तरह रिडल्स हैं ये। तो इसमें अगर आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो थोड़ा ब्रेन की, अपनी बुद्धि के व्यायाम भी हो जाएंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी। प्लस मेन चीज है आपको किताबें, पीसीएम की जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है कंपटीशन वाली, अपार्ट फ्रॉम योर बोर्ड सिलेबस, उनको आप लेके उनको तैयारी शुरू कर दीजिए, और वो भी एडवांस में शुरू कर दीजिए। जैसे फिजिक्स की वो होती है ना, एससी वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, प्रदीप की केमिस्ट्री आती है, मैथ्स आती है, एमएल खन्ना, और भी जो आजकल
लेटेस्ट राइटर आ गए होंगे, हो सकता है हम लोग लेटेस्ट राइटर के नाम ना बता सकें, लेकिन आप अपने सीनियर से संपर्क कर लें। और अगर नहीं हो पाता तो आप मुझे ईमेल भी कर दें। आई नो सम ऑफ योर सीनियर्स, तो आई कैन सेंड यू द नेम ऑफ लिस्ट कि आपको क्या क्या खरीदना चाहिए। और किताबों से दोस्ती कर लें और खूब मेहनत करें, जरूर हो सकता है। और अपना मॉक एग्जाम दें, तो उससे ये भी पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ, तो आपको कितना और मेहनत करने की आवश्यकता है, राइट। और रिकमेंडेशन भी आप लोग बता सकते हैं कि फॉर द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द सेमिनार हम एक सीरीज चलाना चाहते हैं, तो आप लोग और किन विषयों में सेमिनार लिसन करना चाहेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कैसे इंप्रूव करें, इंग्लिश बोलने का ये हो सकता है। एक लिटरेचर फेस्टिवल हम रख सकते हैं स्कूल में ऑनलाइन, उसमें हम एंट्रीज ले सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। अनदर वन इज ऑनलाइन डिबेट और ग्रुप डिस्कशन, ये करवा सकते हैं। टोड मास्टर एक प्रोसेस होता है, उसमें इंग्लिश बोलने की एक रेगुलर स्कूल लेवल में इंडिपेंडेंट हम एक ग्रुप्स बना दें और उसमें आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग मंच पे आके या ऑनलाइन आके आप बोलना शुरू करें, तो इससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। क्योंकि हमारा जो जॉब मार्केट है और बहुत सारी बुक्स हैं वो भी इंग्लिश भाषा में काफी उपलब्ध है। अनदर वन इज ऑन द टेक्निकल साइड कि आप लोग कुछ नई लैंग्वेजेस सीखें, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, और कुछ ऐप डेवलपमेंट करें, कुछ ऐप बनाएं और उनका हम कोई कंपटीशन कर दें, एक्सेट्रा। आप लोग कुछ अपने चॉइसेस के हिसाब से बता सकते हैं। तो आप लोग प्लीज फील फ्री टू टेल एनी सजेशन व्हाट टॉपिक यू वांट टू हैव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो लास्ट पॉइंट इज ये जो कुछ बुक्स हैं, अगर इनमें से आपको कुछ पढ़ना हो तो आप में इस गिवन ईमेल आईडी पे आप अपना रीजन लिख के मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन आप भेजें, और आप लोगों को या तो भगवत गीता या यू कैन विन, इनमें से कुछ बुक, कोई भी एक बुक आप चूज कर लें और उसका रीजन आप भेजें अपने करेक्ट फोन नंबर और करेक्ट डिलीवरी एड्रेस के साथ। तो आपको हम ये 5 बुक्स टॉप 5 स्टूडेंट्स को भेजेंगे जो जिनके रीजन जेन्युइन और प्रॉमिसिंग रीजन लगेंगे। सेम थिंग वी डिड इन द लास्ट टाइम आल्सो। ओके, सो आई थिंक हम लोग अपने टॉपिक को लगभग सब कुछ कवर कर चुके हैं। एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन? तो थैंक यू संतोष भाई, हमें अपने बहुत छोटे पुराने मित्रों से मिलवाने के लिए। और हम आशा करते हैं कि ऐसे आप सभी के साथ मिलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे और प्यार भरी बातें करते रहेंगे। यस, थैंक यू, फिर मिलेंगे।